कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को हथियार सहित खेतों में भागते हुए देखते हैं। हमें नहीं बताया जाता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं। इसका नाम पॉल है। पॉल वृद्ध आश्रम में रहता है और यहाँ पर होने की वजह है कि उसका कोई नहीं है। एक वाइफ थी जेन, जो कि गुजर चुकी है। एक दिन हम यहाँ पर सभी बूढ़ों को टीवी पर एक फिल्म देखते हुए देखते हैं। फिल्म काफी पुरानी होती है। इस फिल्म को देख पॉल अचानक ही रोने लगता है, इतना कि वो यहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसकी फ्रेंड होती है, इसका नाम एलेन है। वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों रो रहा है। तो पॉल उसे एक राज बताता है जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। पर यहाँ पर एलेन के जिद करने पर वो उसे कहानी सुनाता है, एक इंसान की जिसका नाम था जॉन कॉफी। साल 1935 होता है। पॉल बताता है 1935 में वो एक डेथ जेल का एग्जीक्यूशन सुपरवाइजर था। उसकी जेल में किसी कैदी के आने का मतलब है कि उसे मौत की सजा मिली होगी। पॉल इस जगह को द लास्ट माइल की जगह द ग्रीन माइल्स कहता था, क्योंकि यहाँ का फर्श ग्रीन कलर का था। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है। साल होता है 1935। हम पॉल को देखते हैं जब वो जवान था। इस समय पॉल को यूरिन इन्फेक्शन था। जेन उसे कई बार कह चुकी थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, पर पॉल नहीं जाता था, ये सोचकर कि अपने आप ही ये ठीक हो जाएगा। लेकिन पॉल के फेस को देख लगता है नहीं ये ठीक हो रहा है, बल्कि दर्द तो और भी बढ़ता जा रहा है। खैर, जब पॉल को हम वॉशरूम में देखते हैं, उसी दौरान उसका साथी ऑफिसर ब्रूटस उस एक नए कैदी के बारे में बताता है जो कि यहाँ पर आ चुका है, और इस कैदी का नाम है जॉन कॉफी। जॉन को सेल तक पर्सी नाम का ऑफिसर ला रहा होता है। दोस्तों, पर्सी एक एरोगेंट इंसान है, या फिर सीधे तौर पर कहूँ तो एक बुरा इंसान है। वो यहाँ के कैदियों के साथ बुरा बर्ताव करता है, उन्हें गालियां देता है और परेशान करता है। इस वक्त वो जॉन के साथ भी यही कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जॉन इतना लंबा और ताकतवर होता है कि पॉल भी उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है। पर पर्सी को हम देखते हैं कि वो डर नहीं रहा होता है, और इसकी वजह भी है क्योंकि जॉन मानसिक तौर पर एक मंदबुद्धि है, इसलिए पर्सी ऐसा कर पा रहा है। पर हम देखते हैं कि पॉल को पर्सी की हरकत पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इस जगह पर एक और कैदी पहले से ही होता है, इसका नाम डेल है। डेल पर्सी पर हंसने लगता है, इसलिए गुस्से में पर्सी उसकी उंगली तोड़ देता है। पर हम देखते हैं कि पॉल इसके लिए भी उसे सजा नहीं देता और उसे बस यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं पॉल जॉन से बात करता है। जॉन की बातों से पता चलता है वो कितना मासूम है, और जिस क्राइम के लिए उसे मौत की सजा मिली है वो तो कर ही नहीं सकता। पॉल के पूछने पर जॉन कहता है कि वो पॉल की सभी बातें मानेगा और कुछ भी गलत यहाँ पर नहीं करेगा। यहाँ पर जॉन पॉल को ये भी बताता है कि वो ये होने से रोक नहीं पाया क्योंकि तब तक देर हो चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉन किस बारे में बात कर रहा है। इस बारे में तो आपको आगे पता चलेगा, और सच कहूँ तो यही तो कहानी का ट्विस्ट प्लॉट है, इसलिए इस बात को याद रखना। आगे हम पॉल को देखते हैं। वो जॉन की फाइल्स पढ़ रहा होता है। इसे पढ़ वो काफी शॉक हो जाता है। दरअसल जॉन को दोषी पाया गया है कि उसने 2 लड़कियों के साथ, जो कि नाबालिग थी या फिर कई बच्चियां थी, उनका मर्डर किया और साथ ही उनके साथ जबरदस्ती भी की। दोस्तों, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के कारण मैं डायरेक्ट कुछ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। ये 2 लड़कियां उसी फार्मर की बेटी थी जिसे हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था, खेतों में हथियार लिए भागते हुए। यहाँ पर हम उस सीन को भी देख पाते हैं जहाँ सभी विलेजर्स वेपन्स के साथ जॉन के पास पहुँचते हैं। हम देखते हैं जॉन के पास वही दोनों लड़कियां होती है, पर ये दोनों मर चुकी है। यहाँ पर जॉन भी काफी फूट फूट कर रो रहा होता है, और रोते रोते भी वही सेम चीज कह रहा होता है जो उसने पॉल को कहा कि मैं इसे रोक नहीं पाया क्योंकि देर हो गई। इसे देख साफ पता चलता है कि जॉन ने ऐसा नहीं किया। पर दोस्तों, ये साल 1935 है और आप जानते थे इस टाइम अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट काफी चलता था। इसी वजह से शायद जॉन को सीधा दोषी मान लिया गया। हम देख पाते हैं कि पॉल को भी जॉन से बात करने के बाद कोई विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा क्राइम कर सकता है। खैर, इसी दौरान हम वार्डन हेल को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ आने की वजह होती है पर्सी। दरअसल पर्सी ने पॉल की शिकायत अपनी आंट से कर दी है, जो कि गवर्नर की वाइफ है। अब क्योंकि हेल पॉल का अच्छा दोस्त है, तो वो पॉल को समझाता है कि पर्सी को कुछ टाइम के लिए झेल ले, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो यहाँ से ट्रांसफर खुद ही करवा लेगा एक मेंटल हॉस्पिटल में जिसका नाम ब्रायर रिज है। दोस्तों, जितनी पहुंच पर्सी की है वो जब चाहे अपना ट्रांसफर करवा सकता है, पर उससे ग्रीन माइल को चुनने की वजह है मौत। दरअसल पर्सी किसी को लाइव मरता हुआ देखना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर काम कर रहा है। पर अभी उसे ये मौका नहीं मिला है क्योंकि पॉल उसे डायरेक्ट वो काम नहीं देता। वार्डन पॉल को ठंडे दिमाग से काम करने के लिए कहता है, जिससे इन दोनों की ही नौकरी सलामत रहेगी।
खैर ये तो थी पर्सी की बात। इनकी बातों के दौरान हमें मेलिंडा के बारे में भी पता चलता है, जो कि हेल की वाइफ है। कुछ टाइम से उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है और कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही है, इसलिए हेल उसका एक्सरे करवाने जा रहा है। उसे डर होता है कि कुछ गलत ना निकल जाए, पर पोल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेलिंडा बिल्कुल ठीक है। खैर इसके बाद हमें पोल की वाइफ जेन दिखाई जाती है। पोल देर रात तक जगा होता है, इसलिए वो उसके पास आती है। यहाँ पर पोल उसे मेलिंडा की कंडीशन के बारे में बताता है, क्योंकि उसे भी डर है कि शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर वो अपने इन्फेक्शन के बारे में भी बताता है, जो कि और भी बढ़ चुका है। अगेन यहाँ पर जेन उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। पोल भी कहता है कि हाँ वो चला जाएगा, पर दोस्तों वो वैसा नहीं करता। खैर नेक्स्ट डे माइल्स में एक चूहा आ जाता है। इस चूहे की खास बात होती है कि ये डर नहीं रहा होता है, मतलब इंसानों के इतने करीब तो चूहे नहीं आते हैं डर के मारे। ये बात पोल सबको बताता है, पर ये इस चूहे को यहाँ पर रहने नहीं दे सकते, इसलिए सभी उसको पकड़ने लगते हैं। बचने के लिए चूहा स्टोर रूम में छुप जाता है। ये देख पोल पूरे स्टोर रूम को खाली करवा देता है, लेकिन उन्हें चूहा नहीं मिलता। इन्हें लगता है कि चूहा यहाँ से भाग गया है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगले दिन वो चूहा फिर यहाँ पर आता है। इसी दौरान यहाँ पर पर्सी और हेनरी भी होते हैं। पोल ने हेनरी को चूहे के बारे में बताया था, इसलिए वो समझ जाता है कि ये वही चूहा है। चूहे को देख हेनरी उसे कुछ खाने के लिए देता है, पर चूहे से पर्सी को नफरत है और उसे देख तो वो पागल ही हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। बचने के लिए चूहा फिर से उसी रूम में चला जाता है। पर्सी भी बाकियों की तरह स्टोर रूम का सामान खाली करने लगता है, ताकि वो चूहे को यहाँ से भगा सके। हेनरी बार बार उसे शांत रहने के लिए कहता है, पर पर्सी किसी की भी नहीं सुनता। इनका शोर सुन यहाँ पर पोल और ब्रूटस चले आते हैं। वो देखते हैं पर्सी उनकी तरह स्टोर रूम को खाली कर रहा है। पोल जानता है कि उसे चूहा नहीं मिलेगा, पर उसे परेशान करने के लिए वो पर्सी को कुछ भी नहीं कहता। लेकिन यहाँ पर पर्सी इन पर ही चौड़ा होने लगता है, और वजह आप जानते ही हो, जिससे ब्रूटस को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उन्हें यहाँ से निकलवाने की धमकी देने लगता है। पोल ब्रूटस को शांत करता है और पर्सी को समझाता है कि यहाँ पर सब जानते हैं कि तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है, पर अगली बार अगर जॉब की धमकी दी तो हम भूल जाएंगे हमारी जॉब के बारे में, और तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और अब समय आने वाला है आर्लेन नाम के कैदी की सजा का। सजा से पहले ये सभी रिहर्सल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कैदियों को इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए मौत की सजा दी जाती है। इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक चेयर भी होती है। सभी को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कैदी को शॉक देने से पहले उसके सिर पर स्पॉन्ज रखना होता है, वो भी गीला कर कर, और याद रहे कि स्पॉन्ज गीला होना चाहिए ताकि शॉक डायरेक्ट लगे और सीधा कैदी की मौत हो जाए। कुछ भी हो जाए स्पॉन्ज सूखा नहीं होना चाहिए। पर्सी भी इसे ध्यान से सुन रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लेन को मौत की सजा दे दी जाती है, पर यहाँ पर पर्सी उसके मौत के बाद भी उसका मजाक बना रहा होता है, जो कि ब्रूटस को पसंद नहीं आता है, क्योंकि अब आर्लेन मर चुका है। इसका मतलब कि उसकी सजा समाप्त हो चुकी है और अब वो इनके बराबर है, और जो भी हो मरने के बाद किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खासकर उसकी बॉडी का। तो पोल पर्सी को समझाता है कि वो ब्रायर रिस्क क्यों नहीं चला जाता, वहाँ तो काफ़ी अच्छी जॉब है। पोल की बातें सुन पर्सी समझ जाता है कि सब चाहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए, इसलिए वो पोल को कहता है कि वो चला जाएगा अगर अगली बार पोल उसे सजा का इंचार्ज बना दे। मतलब कि पोल के बाद वो ऑफिसर जो कि एग्जीक्यूशन को लीड करता है, और यह काम अधिकतर ब्रूटस ही करता है, और अगर पोल उसे इंचार्ज बना देगा तो वो सजा के अगले दिन ही यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लेगा। पोल कहता है कि अगर मैं ना कहूँ तो यहाँ पर पर्सी कहता है कि ऐसा है तो वो जिंदगी भर यहीं पर रहेगा। खैर ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है, और अगले दिन हमें दो चीज़ें दिखाई जाती है। पहली, जिसमें हम देखते हैं कि कैदी डेल ने उस चूहे को पालतू बना लिया है, इसे पोल देख लेता है और वो सबको बताता है। हम देखते हैं कि वो चूहा डेल की हर बात मान रहा होता है, इवन सर्कस के जानवर की तरह वो कर्तव्य भी दिखा रहा होता है। डेल इस चूहे का नाम मिस्टर जिंगल्स रखता है। यहाँ पोल, ब्रूटस, हेनरी भी होते हैं, और वो भी ये देख खुश होते हैं। पर्सी भी ये देखता है, हालांकि उसे मिस्टर जिंगल्स पसंद नहीं, पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। ये तो थी पहली चीज़। और दूसरी चीज़ होती है, हम पोल को वार्डन हेल के साथ देखते हैं। यहाँ पर हेल बताता है कि नया कैदी आने वाला है, इसका नाम विलियम वॉटन है, AKA बिली द किड या फिर वाइल्ड बिली। हेल बताता है कि बिली एक बहुत शरारती और एक डेंजर इंसान है, इसीलिए उसे हैंडल करना आसान नहीं होगा। वो सबको सावधान भी करता है कि उससे बच कर रहे। इसी दौरान हम वॉर्डन को थोड़ा उदास भी देखते हैं, और इसकी वजह है उनकी वाइफ मेलिंडा। दरअसल एक्सरे हो चुका है और उससे पता चला है कि मेलिंडा के ब्रेन में ट्यूमर है। ये बात अभी तक हेल ने मेलिंडा को नहीं बता पाई है, और ना ही उसमें हिम्मत है कि वो उसे बता सके। हेल की बातें पोल के दिमाग में चल रही होती है, इसलिए उसे रात में नींद भी नहीं आती। तभी उसे अचानक टॉयलेट आता है, जिससे उसका इन्फेक्शन पेन और भी बढ़ जाता है, इतना कि अगले दिन उसकी हालत खराब होती है।
हम देखते हैं सभी बिली को लेने गए होते हैं और बिली को देख समझ आता है कि वो तो एक नशेड़ी है, क्योंकि वो खुद कपड़े भी नहीं पहन पा रहा होता है। सभी ऑफिसर उसे कपड़े पहनाकर माइल्स ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर आते ही बिली सब पर अटैक कर देता है। कोई भी बिली का सामना नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ बिली डीन का गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर्सी वहीं खड़ा होता है, लेकिन डर के मारे वो हिल भी नहीं रहा होता है। पोल उसे बार बार बिली पर अटैक करने के लिए कहता है, पर वो वैसा नहीं करता। तभी यहाँ पर ब्रूटस आ जाता है और वो चीजें हैंडल कर लेता है। बिली को पकड़ ये सभी उसे उसके सेल में डाल देते हैं और डीन को भी अस्पताल भेज देते हैं। सबके जानने के बाद हम देखते हैं कि पोल की भी हालत ठीक नहीं होती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। ये देख जॉन पोल को अपने पास बुलाता है। उसकी बात मान पोल उसके पास चला आता है और डेल भी ये देख रहा होता है और वो तो बार बार उससे दूर रहने के लिए कहता है, पर पोल डेल को इग्नोर कर जॉन के करीब चला जाता है। पोल को समझ नहीं आता कि जॉन क्या चाहता है। यही सोचते हुए वो थोड़ा ज्यादा ही करीब पहुंच जाता है और जैसे ही वो करीब पहुंचता है जॉन उसे पकड़ लेता है। ये देख डेल मदद के लिए बार बार चिल्लाने लगता है। वही हम जॉन को देखते हैं जो लिटरली पोल के गोटे पकड़ लेता है। इसके बाद यहाँ हम किसी तरह का जादू होता हुआ देखते हैं। लाइटें अपने आप ही चमकने लगती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जॉन पोल को छोड़ देता है। जिसके बाद हम जॉन की हालत खराब होता हुआ देखते हैं और उसके मुंह से अचानक ही बहुत सारी राख निकलती है। इसके बाद वो ठीक भी हो जाता है। यहाँ पर पोल को समझ नहीं आता कि आखिर जॉन ने किया क्या। वो जॉन से पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया। इसका जवाब देता है जॉन कि उसने मदद की, और मदद से उसका मतलब है कि उसने उसका इन्फेक्शन ठीक कर दिया होता है। पोल को भी एहसास होता है कि उसको अब दर्द नहीं हो रहा है और अब तो वो ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि उसे कभी इन्फेक्शन था ही नहीं। पहली बात तो उसे समझ नहीं आती कि जॉन ने ऐसा क्यों किया, और दूसरी बात वो सोचने लगता है कि क्या सच में जॉन दोषी भी है। खैर ये मैजिक वाली बात वो अपने दोस्तों से शेयर नहीं करता, यानी कि अपनी साथी ऑफिसर से, बट वो जेन के साथ ही शेयर करता है। तो जॉन के बारे में ज्यादा जानने के लिए वो उसके वकील से मिलता है जिसने उसका केस लड़ा था। वकील का मानना है कि जैसा बिहेवियर जॉन का है ये देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि वो वैसा क्राइम कर सकता है, पर जवाब है कि हाँ उसी ने ये किया है, क्योंकि जॉन को उन दोनों लड़कियों के साथ देखा गया था और वो रो भी रहा था। उस टाइम शायद उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा हो। वकील तो पोल को सीधा बताता है कि वो इस पर शक ना करे कि जॉन ने ऐसा नहीं किया है, पर हम देखते कि पोल अभी भी कन्विंस नहीं होता है। खैर जो भी हो, उसका इन्फेक्शन ठीक करने के लिए जेन मीठे ब्रेड बनाकर जॉन को भिजवाती है। आगे हम देखते हैं एक दिन सभी डेल के पास आते हैं। यहाँ पोल डेल को बताता है कि उन्होंने मिस्टर जिंगल्स के बारे में बाहर बताया था, जिस वजह से कुछ वीआईपी मिस्टर जिंगल्स का शो देखना चाहते हैं और इस वक्त वो जेल में मौजूद है। ये सुन डेल खुश हो जाता है, पर दोस्तों मैं बता दूं कि असल में ये झूठ है। दरअसल डेल की सजा नजदीक आ रही है और जैसा कि हर एग्जीक्यूशन से पहले ये रिहर्सल करते हैं, इन्हें भी रिहर्सल करनी है, पर ये कैदी को बताते नहीं हैं ताकि वो पैनिक ना करे। इसलिए डेल को भेज ये अपनी रिहर्सल शुरू करते हैं, जिसमें हम पर्सी को लीड करता हुआ देखते हैं। मीन्स कि शायद पोल ने पर्सी की बात मान ली है, यानी कि डेल की एग्जीक्यूशन के बाद पर्सी अपना ट्रांसफर ब्रायर रीच करवा लेगा। रिहर्सल में हम पर्सी की परफॉर्मेंस को देखते हैं जो कि काफी अच्छी होती है और सभी उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। तभी डेल यहाँ पर वापस आ जाता है। डेल को देख पर्सी फिर उसे टॉन्ट मारने लगता है। यहाँ पर्सी को एहसास नहीं होता कि वो बिली के सेल के पास खड़ा है। पर्सी को देख बिली उसे पकड़ लेता है, जिससे पर्सी की हालत खराब हो जाती है, पर पोल के कहने पर वो उसे छोड़ भी देता है। लेकिन यहाँ पर पर्सी इतना डर गया होता है कि वो पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। ये देख डेल उसका काफी मजाक बनाता है। इससे पर्सी को काफी ह्यूमिलिएशन फील होता है, इतना कि वो सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने भी इसका जिक्र बाहर किया तो वो सबकी जॉब खा जाएगा। पर यहाँ पर उसके अंदर अब डेल के लिए और भी ज्यादा नफरत पैदा हो गई है। खैर कुछ टाइम बाद पोल और ब्रूटस डेल के पास आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी सजा का समय आने वाला है, इसलिए उन्होंने मिस्टर जिंगल्स के लिए एक जगह ढूंढी है जहाँ वो रह सकता है, और ये जगह है माउसविल, एक तरह का सर्कस जो कि फ्लोरिडा में है। ये सुन डेल खुश हो जाता है क्योंकि मिस्टर जिंगल्स को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उसके जाने के बाद भी वो एक अच्छी जगह पर रहेगा। खुश होकर डेल मिस्टर जिंगल्स का खिलौना उसकी तरफ फेंकता है जो कि सेल के बाहर चला जाता है। ये देख मिस्टर जिंगल्स उसके पीछे जाता है और तभी पर्सी वहां पर होता है जो कि उसे अपने पैरों से कुचल देता है। ये देख डेल फूट फूट कर रोने लगता है। इससे पोल और ब्रूटस को भी काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ पर मजबूर होते हैं। पर्सी के जाने के बाद जॉन पोल से कहता है कि चूहा उसे दो। पोल जॉन को जानता है कि वो क्या कर सकता है, इसलिए वो बिना सोचे वो चूहा उसे दे देता है। बाकी सब भी ये देख रहे होते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि आखिर वो एक कैदी की बात क्यों मान रहा है।
पर आगे जो होता है उसे देख सब चौंक जाते हैं, क्योंकि जॉन फिर से चमत्कार करता है और वो मिस्टर जिंगल्स को जिंदा कर देता है। इससे डेल तो काफी खुश हो जाता है, लेकिन बॉकी सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर जॉन कौन है। खैर इस घटना के बाद वो पर्सी के पास जाते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं कि वो इतना नाकारा है कि एक चूहा भी नहीं मार सकता। पर्सी को लगता है कि वो उससे मजाक कर रहे हैं, पर पर्सी खुद देखकर आता है कि मिस्टर जिंगल्स जिंदा है और ये देख उसे यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि जरूर इन्होंने चूहा बदल दिया होगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपनी जेब में चूहा तो लेके घूमते नहीं है। खैर उनके चिढ़ाने की वजह से पर्सी को गुस्सा आ जाता है एंड अगेन वो धमकी देने लगता है, पर यहाँ पर पोल और ब्रूटस उसे धमकाते हैं। पोल उसे कहता है कि वो उसे डेल की सजा का इंचार्ज बना रहा है और उसकी सजा के बाद पर्सी सीधा अपने ट्रांसफर यहाँ से करवा लेगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पोल उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा कि कैसे जब बिली डीन को मार रहा था तो पर्सी चुपचाप खड़ा था और उसने कुछ भी नहीं किया, और ऐसा अगर होगा तो चाहे पर्सी की कितनी ही बड़ी पहुंच हो, इससे उसकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। ये सुन पर्सी उनकी बात मान लेता है एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब आता है समय डेल की सजा का। डेल मरने से पहले सबसे माफी मांगता है जो भी उसने किया, साथ ही वो पोल को माउसविल की बात भी याद दिलाता है। ये सुन पर्सी उसे बताता है कि माउसविल जैसी तो कोई जगह है ही नहीं, ये तो पोल और ब्रूटस बस उसे एक कहानी सुना रहे थे ताकि वो खुश हो जाए। पर्सी के सच बताने पर सबको गुस्सा आता है, पर यहाँ वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आम जनता भी बैठी होती है। पर्सी भी बिना देरी किए स्पॉन्ज गीला करने जाता है, पर हम देखते कि वो वैसा नहीं करता क्योंकि उसे नफरत है डेल से। वो बस एक्टिंग करता है कि उसने गीला किया है, लेकिन वो नहीं करता और स्पॉन्ज को सूखा ही लगा देता है। जिसके बाद पर्सी के आदेश पर डेल को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, पर इससे पहले कि वो ऑन होता इसी दौरान हम पोल को देखते हैं जिसकी नजर पानी की बाल्टी पर पड़ती है और वो देखता है कि पानी ठहरा हुआ है, यानी कि उसने स्पॉन्ज गीला नहीं किया है। पर इससे पहले कि वो रोकता देर हो जाती है क्योंकि मशीन ऑन हो जाती है। ये बात वो ब्रूटस को भी बताता है, लेकिन अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब बिना गीला स्पॉन्ज के करंट लगने से डेल की बॉडी धीरे धीरे पकने लगती है, जिससे यहाँ पर काफी बदबू फैल जाती है। हेल भी मशीन को रोकने के लिए कहता है, पर पोल उसे समझाता है कि डेल अभी जिंदा है। पोल की बात मान मशीन चालू रहती है एंड इन दी एंड डेल की मौत हो जाती है, पर काफी गंदी तरह। पर्सी सबको एक्सक्यूज देता है कि उसे नहीं पता था कि स्पॉन्ज गीला होना जरूरी है। सब जानते हैं वो झूठ बोल रहा है, इसलिए ब्रूटस उसे एक पंच मारता है। हालांकि पर्सी को भी इसका एहसास नहीं था कि इस तरह भी किसी की मौत होती है अगर स्पॉन्ज गीला ना हो। हेल को भी इन सब पर गुस्सा आता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा था। सब बताते हैं कि इसमें गलती पर्सी की है, पर यहाँ पर पोल उसे थोड़ा डिफेंड भी करता है ताकि वो बिना दिक्कत के यहाँ से ट्रांसफर करवा ले। इस घटना के कुछ दिनों बाद हम पोल और जेन को हेल के घर पे देखते हैं और यहाँ पर हम पहली बार मेलिंडा को देखते हैं जिसकी हालत ठीक नहीं होती। मेलिंडा की हालत देख पोल को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन ब्रूटस, हेनरी, डीन को अपने घर पर बुलाता है। सभी खाने का मजा ले रहे होते हैं, तभी पोल इनसे मेलिंडा का जिक्र करता है और बताता है कि हम मेलिंडा को बचा सकते हैं और ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है जिसका नाम है जॉन कॉफी। पोल की बातों से सभी हैरान होते हैं, हालांकि उन्होंने खुद जॉन को चमत्कार करते हुए देखा था जब उसने चूहे को जिंदा कर दिया। पर पोल बताता है कि सिर्फ चूहा ही नहीं, उसने तो मेरा इन्फेक्शन भी ठीक कर दिया था। पोल का मानना है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास चमत्कारी शक्ति हो, भगवान उस इंसान को तो ऐसी शक्ति नहीं देगा जो कि ऐसा क्राइम कर सकता है। पोल कहता है कि जॉन की चमत्कारी शक्ति से हम मेलिंडा को ठीक कर सकते हैं, इसीलिए हमें जॉन को छुपके से सेल से निकालना होगा और मेलिंडा के पास ले जाना होगा, क्योंकि मेलिंडा यहाँ पर नहीं आ सकती। कारण है हेल, वो इनकी बातों पर कभी यकीन ही नहीं करेगा। इस काम में रिस्क तो होता है क्योंकि अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो इनकी जॉब तो जाएगी, साथ ही इन्हें जेल भी हो सकती है। खतरा तो है, पर सभी पोल का साथ देते हैं और अगले दिन सबसे पहले ये बिली को नींद की दवा दे देते हैं। दरअसल ये सभी बिली के सामने ड्रिंक करने लगते हैं। इन्हें देख बिली को भी तलब लगती है पीने की और वो इनसे एक पैग मांगता है। पोल हाँ कर देता है अगर वो पूरे दिन शांत रहेगा। बिली मान जाता है, पर हम देखते हैं कि पोल उस ड्रिंक में नींद की गोली मिला देता है जिसे पी बिली सो जाता है। अब बिली को तो इन्होंने रास्ते से हटा दिया। इसके बाद बारी होती है पर्सी की। ये सभी पर्सी को जबरदस्ती बांधकर उसे स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। पर्सी को भी ठिकाने लगाने के बाद अब ये जॉन को यहाँ से निकालने लगते हैं। तभी यहाँ पर बिली होश में आ जाता है। हालांकि वो पूरी तरह होश में नहीं होता, स्टिल वो नशे में होता है, पर वो जॉन का हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ पकड़ने पर जॉन को किसी चीज का एहसास होता है और वो बार बार कहने लगता है कि बिली एक बैड पर्सन है, जैसे कि उसने कुछ देख लिया हो। फिर फिलहाल के लिए वो बिली को इग्नोर करता है और बिली से हाथ छुड़वा वो यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि बिली फिर से बेहोश हो जाता है। सभी जॉन को सेल से छुपके से निकाल देते हैं बिना किसी की नजरों में आए और वो सीधा हेल के घर पर पहुंच जाते हैं।
अब घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुन हेल बंदूक लेकर बाहर आता है, जो कि ओबियस है, इतनी रात को कौन से घर पर आएगा। हेल जॉन को देख उसके सामने बंदूक तान देता है। यहाँ पर पोल बार बार उसे बंदूक ना चलाने के लिए कहने लगता है। तभी मेलिंडा की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन हेल थोड़ा शांत हो जाता है। यहाँ पर जॉन बिना डरे हेल के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर मदद करने आया है। यहाँ हेल को भी कुछ भी समझ नहीं आता। जॉन बिना देरी किए मेलिंडा के पास पहुंचता है एंड सच में हम देखते हैं कि मेलिंडा की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर जॉन मेलिंडा से पोलाइटली बात करता है। इसके बाद हम फिर से एक चमत्कार होता हुआ देखते हैं। हम देखते हैं जॉन मेलिंडा के अंदर से ट्यूमर निकाल लेता है और अपने अंदर ले लेता है। ये चमत्कार देख हेल भी हैरान हो जाता है और वो मेलिंडा के लिए खुश होता है। मेलिंडा भी इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और वो उसे सेंट क्रिस्टोफर का एक लॉकेट देती है। मेलिंडा के ठीक होते ही ये सभी जॉन को यहाँ से निकालने लगते हैं, पर जॉन की हालत इतनी खराब होती है कि वो चल भी नहीं पा रहा होता है। पर ये कैसे भी जॉन को द ग्रीन माइल्स तक ले आते हैं। उसे सेल में डालने के बाद वो सीधा पर्सी के पास जाते हैं और आज़ाद करने से पहले वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने ये बाहर किसी को बताया तो वो उसकी बुरी हालत कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रूटस जानता है कि वो अपना मुंह खोलेगा। पर तभी हम देखते हैं कि जॉन सेल से ही पर्सी को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो अपने मुंह से वो सारा राख निकाल कर पर्सी के अंदर डाल देता है, यानी कि वो ट्यूमर अब पर्सी के अंदर पहुंच गया है। ऐसा होते ही पर्सी शांत हो जाता है और आगे जो वो करता है उसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल पर्सी बिली के पास जाकर उसे गोली मार देता है। यहाँ जॉन पोल को बताता है कि उसने ये जानबूझकर करवाया है क्योंकि बिली एक बहुत बड़ा पापी है। दरअसल जॉन को सेल से ले जाते वक्त जब बिली ने उसका हाथ पकड़ा था तब जॉन की शक्ति के कारण उसे एक विजन दिखाई दिया बिली का, जिससे उसे बिली का एक सच पता चला, जिसे देख वो दहल गया। पोल भी जानना चाहता है कि आखिर बिली ने क्या किया है, पर जॉन उसे ये बताता नहीं है, बल्कि उसे ये दिखाता है अपनी शक्ति से, उसे भी वो वही विजन दिखाता है। इसमें हम उसी फार्मर को देखते हैं और साथ ही उसकी दोनों बेटियों को भी। पर यहाँ हम एक और इंसान को भी देखते हैं जो कि इन फार्मर के साथ काम कर रहा होता है और ये होता है बिली। इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि असल में जॉन दोषी नहीं है, बल्कि ये काम किया होता है बिली ने, क्योंकि वो एक साइकोपैथ है। जॉन तो यहाँ पर उन बच्चियों की मदद करने आया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। आपके दिमाग में आ रहा होगा जब वो चूहे को जिंदा कर सकता है तो उसने उन बच्चियों को जिंदा क्यों नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों वो लड़कियां तब तक मर चुकी थी। हालांकि पर्सी ने चूहे को कुचल दिया था, लेकिन कुछ टाइम के लिए चूहा जिंदा होता है। पर इन लड़कियों के केस में वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही वो दोनों अपना दम तोड़ चुकी थी। खैर हम पोल को देखते हैं और ये पता चलने पर कि जॉन बेकसूर है, उसे उसके लिए काफी बुरा लग रहा होता है। खैर फिलहाल के लिए पुलिस यहाँ पर आती है और वो बिली की बॉडी यहाँ से ले जाती है, साथ ही वो पर्सी को भी ले जाती है। हम पर्सी को देखते हैं कि उसकी हालत ठीक नहीं होती है और पुलिस उसे एक मेंटल अस्पताल में भर्ती करवा देती है। इसका नाम है ब्रायर रिज। दोस्तों इसे कहते हैं कर्मा। उसे ब्रायर रिज जाना था और वो गया भी, लेकिन एज अ ऑफिसर नहीं बट एज अ पेशेंट। खैर हम पोल को देखते हैं जिसे जॉन के लिए बुरा लग रहा होता है। ये बात वो बाकियों को भी बताता है, जिससे बाकियों को भी उसके लिए बुरा लग रहा होता है। पोल फैसला करता है कि वो जॉन को यहाँ से भगा देगा, चाहे उसकी जो भी चली जाए। पर हम देखते हैं कि जॉन ऐसा नहीं चाहता। वो पोल से कहता है कि अब वो थक चुका है और अब उसे शांति चाहिए, इसलिए वो यहाँ से भागेगा नहीं। ये सुन सभी निराश हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन वो जॉन की बातों की रिस्पेक्ट करते हैं और वो उसे यहाँ से भगाते नहीं है। पर यहाँ पर जॉन अपनी एक लास्ट विश को बताता है कि उसे एक फिल्म देखनी है। जॉन की विश पूरी होती है, ये सभी उसे एक फिल्म दिखाते हैं। पोल की विश पूरी हो जाने के बाद हम देखते हैं कि अब उसकी सजा का समय आ जाता है और यहाँ पर सभी ऑफिसर्स रो रहे होते हैं। हालांकि वो अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जॉन कितना पवित्र और नेक इंसान है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। बूढ़ा पोल बताता है कि जॉन के जाने के बाद उसने ये काम छोड़ दिया। पोल की बातों पर एलिन को विश्वास नहीं होता क्योंकि ये कुछ कहानी जैसा होता है, जैसे कि एक फिक्शनल स्टोरी। उसे यकीन दिलाने के लिए पोल उसे अपने साथ जंगल में उसी कैबिन के अंदर ले जाता है एंड यहाँ वो उसे किसी से मिलवाता है जो होते हैं मिस्टर जिंगल्स। अब मिस्टर जिंगल्स को देखते हैं जो कि पोल की तरह ही बूढ़ा हो गया है। यहाँ मिस्टर जिंगल्स को देख एलिन हैरान हो जाती है। हालांकि आप सोच रहे हो कि ये तो कोई भी चूहा हो सकता है, पर पोल के पास वही खिलौना भी होता है जिसे डेल मिस्टर जिंगल्स को खिलाता था। हम देखते हैं कि ये चूहा इसी खिलौने के साथ खेलने लगता है। ये देख एलिन को भी विश्वास हो जाता है कि ये मिस्टर जिंगल्स है, पर मिस्टर जिंगल्स भी इतना बूढ़ा हो गया है कि वो इसे खेल भी नहीं पाता। यहाँ पर पोल एलिन को समझाता है कि जब डेल को सजा मिल रही थी तब मिस्टर जिंगल्स जॉन के हाथों में था। उस समय जॉन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर डेल के दर्द को महसूस कर रहा था
और यही वजह है कि शायद उस समय जॉन की कुछ शक्तियां मिस्टर जिंगल्स के अंदर आ गई। इसी वजह से मिस्टर जिंगल्स की लाइफ बढ़ गई। पर ट्विस्ट ये है कि मिस्टर जिंगल्स को ये सिर्फ शक्तियां नहीं मिली थी, बल्कि पोल को भी ये शक्तियां मिली थी तब जब जॉन ने पोल को बिली का विजन दिखाया था। हालांकि जॉन ने दोनों बार ये जानबूझकर नहीं किया, अनजाने ही उसकी शक्तियां इनके अंदर आ गई और ये शक्तियां हैं लंबी उम्र। पोल बताता है इस वक्त उसकी उम्र 108 साल है, जबकि उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो 108 साल का है। लेकिन इस लाइफ से पोल खुश नहीं होता, क्योंकि उसके सभी करीबी अब इस दुनिया में नहीं है और एक दिन आएगा कि जब एलिन भी चली जाएगी। एंड पोल की बात सच भी होती है, कुछ टाइम बाद एलिन भी इस दुनिया को छोड़ देती है, पर अब उसे इसकी आदत हो गई है, जिसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। वैसे एक चीज पर आपने गौर किया, अगर चूहे की इतनी लंबी जिंदगी हो सकती है, अगर हम कंपेयर करें इंसानों से, तो सोचो चूहा जब इतनी लंबी उम्र जी सकता है तो अभी पोल को कितना लंबा जीना होगा। इस हिसाब से तो वो 100-200 शायद और साल जी सकता है। सोचो थोड़ी सी पावर मिलने पर इन दोनों की लाइफ बढ़ गई, तो इस हिसाब से तो जॉन की उम्र कितनी होगी, क्या पता जॉन की उम्र कई हजार साल हो। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी कहानी द ग्रीन माइल्स की, जो रिलीज हुई थी साल 1999 में।